मुझे सख्त आपत्ति है जज साहब, यानी अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो ऑब्जेक्शन जज साहेब। हाँ मिलॉर्ड तो पता नहीं, लेकिन अगर मिलॉर्ड हैं तो मिलॉर्ड ही सही, लेकिन मुझे आपत्ति है। और आज की बात को समझो कि शुरुआत इस आपत्ति के साथ क्यों हो रही है, उसके लिए हम पहले मामले को समझ लेते हैं। मामला उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसकी जो नैनीताल बेंच है उससे जुड़ा हुआ है। नैनीताल के हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। तो विवेक राय जो कि एडीएम है, एडीएम यानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जी हाँ, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हैं, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जो भी कहिए, आम बोलचाल में तो हम एडीएम एसडीएम यही सब बोलने लगे हैं। तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जी से कहा गया कि अगर आप उत्तर हिंदी में दे रहे हैं तो क्या आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है? तो उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेज़ी समझ में अच्छे से आती है, बोलने में दिक्कत है, उतने अच्छे से नहीं बोल पाता। जी नरेंद्र यानी गुहानाथन नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा जी की ये बेंच थी। इसमें मामला चल रहा था, नैनीताल हाईकोर्ट का मामला है। और मामला ये है कि बुधला कोट जो है वहाँ की जगह है, वहाँ पर बाहरी मतदाताओं के लिस्ट में शामिल किए जाने का मामला है। ये जनहित याचिका है जो आकाश बोरा जी ने लगाई। उन्होंने जनहित याचिका में कहा था कि 82 बाहरी लोग हैं, जिसमें उड़ीसा और अन्य जगहों के भी लोग शामिल हो गए हैं। तो बुधला कोट एक जगह है, गांव, वहाँ पे बाहर के मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। इस पर उन्होंने आपत्ति ली थी। तो उन्होंने जब वहाँ पर स्थानीय अधिकारी को शिकायत की थी, एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब ने जांच कमेटी बनाई और फिर बाकी नाम हट गए। 18 नाम थे जो चिन्हित थे, वो भी हटने थे, पर वो हटे नहीं। तो बोरा साहब जो थे वो अदालत में चले गए। अदालत में जब मामले की सुनवाई चल रही थी और इस बारे में सवाल जवाब किया गया, तो सवाल जवाब के दौरान जब विवेक राय जी ने अपना उत्तर हिंदी में दिया, जी हाँ, मुझे ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ी है वो तो अब बिहार की वजह से बड़ा मामला बन चुका है, उस पर बात नहीं करनी है, बात को समझो। बात ये है और सवाल ये है कि क्या किसी को अंग्रेजी समझ में न आना उसके अशिक्षित होने का या उसके कार्यक्षम न होने का, उसके इनएफिशिएंट होने का, जैसा जज साहब ने समझा, उसका प्रमाण है? बहुत ही घोर आश्चर्य का विषय है। और जब इस खबर को मैंने पढ़ा, समझा, हमारे अमर उजाला के स्थानीय वहाँ पर जो रिपोर्टर संपादक साथी उनसे बात की, तो मुझे न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि मेरा खून खौल गया। तो गुहानाथन नरेंद्र जी जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के, और आलोक मेहरा जी की खंडपीठ ने जब ये जनहित याचिका जो लगी है आकाश बोरा जी के माध्यम से, उस पर सवाल जवाब किए विवेक राय जी से, तो विवेक राय जी ने अपना जवाब हिंदी में देना शुरू कर दिया। जज साहब ने पूछा कि आप हिंदी में उत्तर क्यों दे रहे हैं, क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती है? सुनिए गौर से। जज साहब ने पूछा कि अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप हिंदी में क्यों दे रहे हैं, क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती है? विवेक राय जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि साहब मुझे अंग्रेजी समझ में तो आती है, पर मैं उतनी तत्परता से, उतने अच्छे से अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। तब जज साहब ने कहा कि क्या कोई एडीएम स्तर का अधिकारी अगर ऐसे महत्वपूर्ण पद पर वो है और अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, तो क्या वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने में सक्षम है? ये प्रश्न ही अपने आप में कितना गलत है और मुझे इस पर आपत्ति है। अच्छी बात यह है कि इस आपत्ति को इतनी प्रमुखता से दर्ज कराने से पहले ही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया और सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह आदेश दे दिया था कि इस बात की जांच की जाए और जांच करके मुख्य सचिव को, उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जवाब देना था कि क्या ये अधिकारी इतने सक्षम भी हैं कि नहीं, क्योंकि इनको अंग्रेजी उतने अच्छे से बोलनी नहीं आती। साहब, अगर अंग्रेजी अच्छी बोलना ही कार्यक्षमता का पैमाना है, तो ब्रिटेन और अमेरिका के तो चपरासी और सफाई कर्मी भी अंग्रेजी बोल लेते हैं। अंग्रेजी कार्यक्षमता का पैमाना इस देश में इसलिए हो गई कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया और मैकाले की दी हुई शिक्षा ने हमको ये सिखा दिया है कि जो बच्चा अंग्रेजी बोलता है वही अच्छा है। इस देश में प्रतिभाओं का इस वजह से जितना हनन हुआ है वो शायद किसी और कारण से नहीं हुआ। भाषा के विवाद में हम पढ़ते हैं, मराठी हिंदी तमिल, हिंदी मलयालम के विवाद अपनी जगह हैं, लेकिन जो ये मानस में घुसा हुआ है कि जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही उसकी क्षमता भी कमजोर होगी, ये सवाल भीतर तक हिलाने वाला
और ये उस जड़ तक पहुंचाने वाला है जिसने इस देश को 77 साल हो जाने के बावजूद भी सच्चे अर्थों में उस तरीके से आजाद नहीं किया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी अच्छे से समझ में आती है साहब, लेकिन मैं उतने अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, क्या इस वजह से आप उसकी कार्यक्षमता आंकेंगे? 18 जुलाई को ये जब मामला हुआ, विवेक राय जी ने जवाब हिंदी में दिया तो उनके कार्यक्षमता को सवाल खड़े करते हुए मुख्य सचिव को आदेश दे दिए गए थे अदालत द्वारा, माननीय अदालत द्वारा, कि इसकी जांच की जाए कि क्या एडीएम स्तर का अधिकारी जिसको अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती, वो सचमुच अपने काम को अंजाम देने में उतना सक्षम है। इसको लेकर जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी जिनको ये जांच करनी थी, वो सर्वोच्च न्यायालय में चले गए और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब, जस्टिस के विनोद चंद्रन, जस्टिस NV अंजारिया की खंडपीठ 3 लोगों की बैठी और उन्होंने कहा कि आप विस्तार से एक रिपोर्ट बनाकर 4 सप्ताह में हमको एक रिपोर्ट दे दीजिए इस पूरे मामले में, जो ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन ये जो उच्च न्यायालय का आदेश है उस पर तब तक रोक लगा दी गई, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या अधिकारी वाकई में सक्षम है। जो आकाश बोरा जी ने याचिका लगाई है और जो मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई होगी, वो मामला पूरी तरह से अब एक तरफ चला गया है। और सवाल यह है कि किसी को अंग्रेजी भाषा बोलना न आना कैसे उसकी कार्यक्षमता का प्रमाण हो सकता है जज साहब? फिर तो हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति सक्षम हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि जब अधिकारी किसी कैडर में चुने जाते हैं तो उनको स्थानीय भाषा भी सिखाई जाती है। अगर उसको तमिलनाडु कैडर मिला है तो तमिल सीखेगा, अगर उड़ीसा का कैडर मिला है तो उड़िया सीखेगा, गुजरात का कैडर मिला है तो गुजराती सीखेगा, महाराष्ट्र का कैडर मिला है तो मराठी सीखेगा। अधिकारियों को स्थानीय भाषा आना जरूरी, ताकि स्थानीय लोगों से संपर्क करके बोलचाल को समझ सकें। उत्तराखंड में उसको स्थानीय पहाड़ी बोली भी आती हो ताकि वो लोगों से संपर्क कर सके, लोगों की बात समझ सके। ये सवाल होता तो समझ में भी आता, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। वो कह रहा है समझ में बहुत अच्छे से आती है साहब, इसीलिए तो आपके प्रश्न का उत्तर दे पा रहा हूं। विवेक राय जी, आपने कोई गलती नहीं की है और मुझे तो लगता है कि सवाल ही अपने आप में गलत है। और जब तक इस तरह से के सवाल पूछे जाने के विरुद्ध सवाल खड़े नहीं होंगे, इस देश की मानसिकता से अंग्रेजी की गुलामी निकलने वाली नहीं है। अंग्रेजी भाषा से कोई परहेज नहीं है, अच्छी अंग्रेजी आने में कोई गुनाह नहीं है। वो तो धन्य हो अंग्रेजों के, और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से हमें इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है कि कई दफे ब्रिटेन और अमेरिका में लोग उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते जितनी अच्छी अंग्रेजी हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं। और अगर कार्यक्षमता नापने का पैमाना अंग्रेजी बन जाएगी तो वो सारे लोग, और ऐसे में याद करना चाहूँगा स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक जी, जो पत्रकार रहे बड़े और विदेश मामलों के जानकार रहे, और उन्होंने संसद में जिस तरह की लड़ाई लड़ी कि हिंदी भाषा में प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र शामिल क्यों नहीं हो सकते। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो परीक्षाओं में अंग्रेजी को इतनी तरजीह क्यों देता है? क्योंकि इन परीक्षाओं को आयोजित करने वाले सारे बाबू और अधिकारी उसी मैकाले के सिस्टम से निकले हैं जो ये मानता है कि अंग्रेजी का आना ही किसी भी व्यक्ति के कार्यक्षमता का, ज्ञान का सबसे बड़ा परिचायक है। संस्कृत का डंका बजाने वाला, दुनिया में बजाने वाला ये देश, अपनी हिंदी भाषा, मातृभाषा पर, राष्ट्रभाषा पर गर्व करने वाला ये देश अगर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से इतनी बुरी तरह से कट गया है कि एक अधिकारी की कार्यक्षमता का पैमाना उसकी अंग्रेजी का ज्ञान हो गया है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में कुछ नहीं हो सकता। फिर तो हमको लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये क्यों कह गए कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के घटत न हिय को शूल। ये शूल भारतेंदु जी को जितनी तीव्रता से चुभा होगा, अगर उतनी ही तीव्रता से इस सवाल को पूछने वालों में चुभता तो शायद उनको समझ में आ जाता कि वो गलत सवाल पूछ बैठे। मैं आभारी हूं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन इसको लेकर अंग्रेजी और उसके ज्ञान पर नए सिरे से इस देश में बहस छिड़नी ही चाहिए। क्योंकि अगर अंग्रेजी का ज्ञान किसी की कार्यक्षमता का परिचायक है तो पहले इसको तय कर लेते हैं, और बड़े बड़े अंग्रेजी के विद्वान बिठा लेते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, उड़िया आती है, कन्नड़ आती है, देसी गांव की भाषा आती है, मालवी आती है, निमाड़ी आती है, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, मैथिली आती है, उसकी कार्यक्षमता उनसे कई गुना ज्यादा होगी, तब आप क्या जवाब देंगे जज साहेब? भाषा कार्यक्षमता का पैमाना नहीं हो सकता। अगर वो किसी भाषा में उपन्यास लिख रहा है तो उसकी भाषा को उस स्तर पर आप परख सकते हैं। बहुत पहले एक मोबाइल कंपनी, अब तो उस मोबाइल कंपनी का टेक ओवर हो गया एक मल्टीनेशनल द्वारा, उसका एक विज्ञापन आया था।
वो मेरे ख्याल से 1-1.5 दशक पुरानी बात होगी, और उस विज्ञापन पर भी मैंने इतनी ही सख्त आपत्ति जताई थी। उस विज्ञापन में बताया था कि गांव में गाड़ी में एक शहर के कुछ संभ्रांत लोग जाते हैं, तथाकथित संभ्रांत होने के लिए भी कोई गाड़ी और सूट पहना हो तो वही संभ्रांत होगा, इस पर मुझे घोर आपत्ति। लेकिन वो जाते हैं और गांव में बच्चे से कोई सवाल पूछते हैं और उनको लगता है कि अरे यहाँ पर कैसे अंग्रेजी में बच्चा अंग्रेजी में जवाब देता है तो उनको लगता है अरे वाह, इस गांव में लोग शिक्षित हैं। मतलब शिक्षित होने का पैमाना केवल अंग्रेजी हो गई। वो मोबाइल कंपनी दरअसल ये बताना चाहती थी कि उन्होंने गांव में मोबाइल के जरिए शिक्षा पहुंचाई, वीडियो कॉल के जरिए लोग शिक्षित हो रहे हैं, और इसलिए ये बात ठीक है, ये अच्छा काम किया कि आपका मोबाइल वहां पहुंचा और वहां वीडियो कॉलिंग पहुंच गई, तो जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी वहां पहुंच गई, उद्देश्य ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जिस बच्चे को अंग्रेजी आती है वही शिक्षित है, तो ये तर्क गलत है, ये पैमाना गलत है, और इस पैमाने पर मुझे घोर आपत्ति है। क्योंकि अंग्रेजी तो किसी ऐसे परिवार में जन्मे हुए बच्चे को आ सकती है जिस घर में अंग्रेजी के अलावा कुछ बोला ही नहीं जा सकता, लेकिन वो अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ाएगा, अपनी प्रतिभा को नहीं परखेगा, तो केवल अंग्रेजी कभी भी उसकी कार्य क्षमता का, उसकी प्रतिभा का पैमाना नहीं हो सकती। नैनीताल हाईकोर्ट का ये मामला नज़ीर के रूप में, उदाहरण के रूप में इसलिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि हमारी लड़ाई कितने मोर्चों पर, किस किस स्तर पर है। सरहद पर खड़े सिपाही सामने से आने वाले गोला बारूद से लड़ सकते हैं, पर ये जो सांस्कृतिक आक्रमण हमारे दिमागों पर हो चुका है, उसकी लड़ाई अभी 77 साल होने के बाद भी जारी है। इस लड़ाई को जारी रखना इसलिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी से कोई परहेज नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, भाषा के रूप में अंग्रेजी, उसका ज्ञान, उसकी समृद्धि, उसमें लिखना पढ़ना बोलना कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 भाषाएं जानिए, 20 भाषाएं जानिए, दुनिया की सब भाषाएं जानिए, अपने आप को भी तो जानिए, अपने देश को भी तो जानिए। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो कितना गलत है, इसको भी तो समझिए। भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन ये मानने से जरूर परहेज है कि जिसको अंग्रेजी बोलनी ही नहीं आती, क्या वो सचमुच सक्षम हो सकता है इतने बड़े पद के लिए? हो सकता है मिलॉर्ड, जरूर हो सकता है। अंग्रेजी भाषा किसी भी क्षमता का परिचायक नहीं हो सकती। बात को समझने और समझाने के सिलसिले में यही निवेदन आज के वीडियो में करना चाहता हूं, लेकिन इस बहस को यहाँ रोकेंगे नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा होती रहना बहुत ज़रूरी है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।